एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे इसरो के आईसीआरबी के मैकेनिकल के पीवाईक्यूज। और ये एग्जाम हुआ था 7 जनवरी को 2024 में। और मैकेनिकल के लिए सीट्स 163 थी। और यहाँ पे 80 क्वेश्चन टैग से थे और 15 क्वेश्चन एप्टीट्यूड। टोटल 95 क्वेश्चंस थे और उसके 100 मार्क्स थे। हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि अभी टैग टैग से रहेंगे मैकेनिकल के। और पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द पावर ऑफ 2 टन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो हमको पूछ लिया है पावर। और यहाँ पे हमको कुछ वैल्यूज दी है। लेटेंट हीट ऑफ आइस इज टेकन एज 336 किलो जूल पर केजी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है 4 किलो जूल पर केजी केल्विन वाटर के लिए। अब यहाँ पर देखिए, ये 4 किलो जूल पर केजी केल्विन दिया है, तो पर केजी दिया हुआ है। तो ये वैल्यू तो स्पेसिफिक हीट का ही है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में किलो जूल पर केल्विन यूनिट होता है, लेकिन यहाँ पर हमको स्पेसिफिक हीट का ही वैल्यू दे दिया है। अब सॉल्व करते इस क्वेश्चन को। यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बोला गया 2 टन। अब यहाँ पर एक बड़ा कंफ्यूजन होता है। 2 टन हम जब बोलते हैं तब ये होता है 2 × 907 kg। 1 TON का होता है 907। और जब 2 टन लिखते हैं तब हमको लेना होता है 2 × 1000 kg। तो यहाँ पर हमको टोटल 2000 kg के लिए निकालना है। तो 2 टन रेफ्रिजरेशन का कैपेसिटी जो होता है और लेटेंट हीट दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो पावर होता है वो सीधे सीधे m × l। इसके पास जितना भी एनर्जी रहेगा m × l डिवाइडेड बाई जितना टाइम में हमको वो एनर्जी निकालना है। तो सिंपल ये एनर्जी अपॉन टाइम का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आप देखिए, हमारे पास मास है वो 2000 kg है, इंटू लेटेंट हीट हमको दिया हुआ है 336। 336 और इसका यूनिट है किलो जूल पर केजी। और ये हमको टोटल टाइम हमारे पास होता है 24 आवर्स। इतना एनर्जी हमको 24 आवर्स के अंदर निकालना है। उसका उसका मतलब होता है कि 2 टन रेफ्रिजरेशन। यहाँ पर जो 2 टन रेफ्रिजरेशन दिया है, उसका मतलब कि 2 टन मास का हमको आइस लेना है और उसका ये रहेगा लेटेंट हीट। तो हमारे पास टोटल एनर्जी हो जाता है 2000 × 336 किलो जूल पर केजी। तो यहाँ पे ये केजी का यूनिट हो जाएगा, तो हमारे पास किलो जूल में एनर्जी बच जाएगा। लेकिन इसको हमको 24 आवर्स के अंदर हमको निकालना है, तब जाके मतलब बनता है 2 टन रेफ्रिजरेशन। तो 24 आवर्स से हम अगर डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो पावर जो है उसका यूनिट होता है किलो वोट में। हमको निकालना है यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये सारे यूनिट किलो वोट में दिए हुए हैं। तो किलो वोट का मतलब होता है किलो जूल पर सेकंड, तो हमको ये सेकंड में लाना है। तो ये अगर 24 आवर्स है, तो 24 आवर्स के अंदर, 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड होते हैं पर आवर। तो यहाँ पर ये हमारा सेकंड वाला यूनिट बन जाएगा। तो ये इसका वैल्यू अब हम निकालेंगे। तो इसका वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कुछ अप्रोक्सीमेटली 7.77 किलो वोट आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो एक ही मार्क में आया है। मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट यहाँ पे मिस ना हो। बेसिकली इन लोगों ने ये चाहा था कि जो कैंडिडेट है उनको ये पता हो कि 2 TON और T टन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो पता लग जाए। तो ये यूएस में फॉलो होता है। यूएस में 907 kg पर टन यूज होता है। तो वहां से हमारा आंसर 7 किलो वोट आता है। अगर हम टन्स 2 टन्स निकालते हैं रेफ्रिजरेशन, इसका जो पावर आता है वो आता है 7 किलो वोट। तो यहाँ पर ये गलत हो जाता। आप मतलब सोचते कि कौन सा आंसर होगा, शायद ये भी टिक कर देते। लेकिन यहाँ पर हमको 2000 kg निकाल के आंसर लाना है। तो एकदम इजी आंसर था, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो।
दूसरा तो ऑटो साइकिल से पूछ लिया। अब देखिए यहाँ पे एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल मतलब सारी चीजें स्टैंडर्ड माननी है, और ऑपरेट्स विद कंप्रेशन रेशियो 9, तो सीधे सीधे कंप्रेशन रेशियो दे दिया है 9। एम्बिएंट टेम्परेचर दे दिया हुआ है, जो कि T1 का वैल्यू लेते हैं हम 300 केल्विन। अब यहाँ पर जो साइकिल का आप नोमेनक्लेचर लेते हैं, अगर ये ऑटो साइकिल आप बनाते हैं, तो पहला प्रोसेस कंप्रेशन हो जाएगा, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर एक्सपांशन, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसे ऑटो साइकिल क्लॉकवाइज चलेगी। तो हमको यहाँ पर टेम्परेचर T1 दे दिया है जो कि एम्बिएंट है, ये वाला दे दिया है। और दूसरा एडियाबेटिक इंडेक्स गामा हमको दे दिया है 1.5, और पूछा है इफिशिएंसी। तो अगर आपने याद रखा हुआ है तो बेहतर है, क्योंकि वहां पे डिराइव करने का टाइम नहीं रहेगा। ये होता है इफिशिएंसी का फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए आपको सारे वैल्यूज दे दिया है, 1 - 1/9 - 1.5 - 1, तो ये हो जाएगा 1 - 1/9 और 9/0.5 हो जाएगा 3, यह आ जाएगा 1 - 1/3, और इफिशिएंसी का वैल्यू आ जाएगा 2/3। और अगर परसेंटेज में लिखते हैं तो ये 66.67% आ जाए। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये भी बहुत सिंपल था, बस आपको एक यही फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट तो सीधे सीधे थियोरेटिकल क्वेश्चन दे दिया है। मोलियर डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो मोलियर डायग्राम अगर आप देखते हैं तो सैचुरेशन कर्व का डायग्राम रहता है, और यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर लाइंस ऐसे जाता है, और यहाँ पर एंथैल्पी होता है वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में एंट्रोपी है। तो ये अगर आप बीटेक में भी पढ़े होंगे तो आपको याद ही होगा, एंथैल्पी और एंट्रोपी का चार्ट रहता है, और इसी से सारे इक्वेशंस भी निकलते हैं। काफी यूजफुल चार्ट रहता है, स्टीम टेबल के पीछे भी दिया रहता है मोलियर डायग्राम। तो सीधे सीधे यहाँ पे +1 मार्क था आपके लिए। रियल गैस बिहेवियर अप्रोच इज आइडियल गैस इक्वेशन, तो रियल गैस का बिहेवियर जो है आइडियल गैस तब कब पहुंचेगा, तो ये भी सीधे सीधे आपको याद ही होना चाहिए कि जब प्रेशर वेरी लो होता है और टेम्परेचर वेरी हाई होता है। अब इसका रीजन अगर मैं आपको बताऊं, प्रेशर जो है जब लो होता है तब क्या होता है, एक तो मॉलिक्यूल्स कम हो रहते हैं तब, अगर आपका ये वेसल है और इसके अंदर आपके एटम्स है, तो लो प्रेशर में नंबर ऑफ एटम्स कम रहेंगे, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो भी कम रहेगा। यहाँ पे क्या होता है कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्स एक दूसरे को खींचते हैं, तो यहाँ पर जो प्रेशर वॉल पे बनना चाहिए उतना उतना बनता नहीं है। तो एग्जैक्टली जितना प्रेशर इक्वेशन में पीवी इज इक्वल टू एम आर टी लीजिए या एन आर टी, एम आर टी लेते हैं, तो यहाँ पर जो प्रेशर होना चाहिए उतना होता नहीं है। तो ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वेंडरवाल इक्वेशन हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो जितना प्रेशर कम पड़ गया उसको हम ले लेते हैं, तो ये वेंडरवाल इक्वेशन से एक्चुअल रियल गैस का बिहेवियर हमको मिलता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में जितना प्रेशर होता है वो ये पी का वैल्यू बन जाता है, प्लस जो एडिशनल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये वाला प्रेशर लगता है। और वॉल्यूम वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम जो एटम्स को मूव करने के लिए मिलता है वो रहता है वेसल का वॉल्यूम वी, माइनस कुछ एटम्स का जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है यहाँ पर ये सारे, उसको हमको माइनस करना पड़ता है ताकि जितना बच गया वो वॉल्यूम हमको मिल जाए, और इक्वेशन में एक्चुअल जो वॉल्यूम एटम्स को मूव करने के लिए मिल रहा है वो आ जाए। तो ये हो जाता है ऐसा इक्वेशन, तो ये वेंडर वाल इक्वेशन बन जाता है। और दूसरा है कि वेरी हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, एटम्स इतने तेजी से मूव करते हैं कि इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत वीक हो जाता है। तो बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो रहते हैं एटम्स के बीच में, उसकी वजह से ये डेविएशन आता है। और प्रेशर और टेम्परेचर अगर प्रेशर बहुत कम है और टेम्परेचर बहुत हाई है तो वो रियल गैस की तरफ बिहेव करता है। मतलब ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, और जो रियल गैस का इक्वेशन होता है वो ये आ जाता है, जब प्रेशर लो है और टेम्परेचर वेरी हाई है।
ये क्वेश्चन देखिए आप, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन दिया इतना बड़ा है कि कोई भी कैंडिडेट देख के ही छोड़ देगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ये जो डाटा दिया है, एक स्टेनलेस स्टील का रॉड दिया हुआ है, डायमीटर और उसका लेंथ दे दिया है। ऐसे मतलब आपको एक रॉड दिया हुआ है, इसका ये डायमीटर दे दिया है और इसका लेंथ दे दिया है। इस कैप्टन ऑफ फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो मतलब एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है यहाँ पे, और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है 0। अब सर्फ एंड हीटेड फ्रॉम 300 टू 400 केल्विन। तो जब इसको हीट करेंगे तो इसका जो लेंथ है वो लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, डायमीटर भी इंक्रीज होगा, लेकिन लेंथ कंपेरेटिवली ज़्यादा पड़ेगा, तो इसको एल डैश बोल देते हैं। यहाँ पर ये सेम सर्फ। अब देखिए, व्हाट इज द थर्मल स्ट्रेस ऑन द रोड। अब थर्मल स्ट्रेस तभी आएगा ना जब यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये तो स्मूथली एक्सपांड कर जाएगा, तो ये तो केस हो गया कि फ्री एक्सपेंशन का केस हो गया, फ्री एक्सपांशन हो गया। अब ये कुछ देखने का जरूरत नहीं है, सीधे से पूछ लिया थर्मल स्ट्रेस क्या होगा, यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस 0 मेगा पास्कल होगा। तो फ्री थर्मल एक्सपेंशन, सीधे सीधे क्वेश्चन अगर आप पढ़ते, व्हाट इज द थर्मल केस, फ्रिक्शनलेस सरफेस, हीटिंग फ्रॉम 300 400, स्ट्रेस विल बी 0। तो ये 5 क्वेश्चन आज हम देखे, कल हम और क्वेश्चन देखेंगे। और अभी रिटन टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, तो आप कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और सारे पीवाईक्यूज और गेट क्वेश्चंस भी कर लेंगे, तो एग्जाम तो आपका आराम से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं कितने इजी इजी क्वेश्चंस पूछते हैं। So thank you for watching this video and see you in the next video.